को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में आप सभी का आज पुनः शुक्रवार को हार्दिक स्वागत है। और आज का लेक्चर अपना व्याख्यान रहेगा संहितोक्त चिकित्सा। और जैसे मैं प्रत्येक लेक्चर से पहले आपसे आज के स्पीकर का मैं परिचय करवाना चाहूंगी। तो आज के हमारे स्पीकर है डॉक्टर अरविंद कुमार गुप्ता। करंट डेजिग्नेशन अभी वो वर्तमान समय में काम कर रहे हैं रीडर संहिता संस्कृत एंड सिद्धांत SRM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली यूपी में अभी वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2007 में श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हांडिया प्रयागराज यूपी से आपने पूरी की है। आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन राजीव गांधी गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला हिमाचल प्रदेश में 2010 में कंप्लीट किया है। और आपने अपनी PhD की कंप्लीट की है 2013 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। और आपने अलग अलग जगह पर एज अ लेक्चरर और एज अ रीडर मोर देन 14 इयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने मोर देन 30 peer reviewed articles published in the different national and international journals and एक पुस्तक है चिकित्सा मंथन पब्लिश्ड एज अ को-ऑथर जिसमें आपका योगदान है। यू हैव पार्टिसिपेटेड in so many national and international seminar, workshop, paper presentation and more than 6 CME also. तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आज आप सभी के सामने यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। और आज का लेक्चर जो कि हमारे ये 10 साल से ज्यादा से ये जो कार्यक्रम चल रही है CME लेक्चर सीरीज, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अनेक श्रेष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक को निर्माण कर सके जो भारतवर्ष को स्वस्थ रखने में अपनी आयुर्वेद के माध्यम से महती भूमिका निभाए। तो मैं उसी को परिपूरित करने के लिए संहिता में कही गई चिकित्सा संहितोक्त चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हमने चरक सुश्रुत आदि आचार्यों के मूलभूत तत्व कि वो किस तरीके से चिकित्सा में समाज में फैलाना चाहते थे, उससे वो उनकी सेवा करना चाहते थे, तो ये अगर हमारे सामने आज आ जाता है मूल प्रारंभिक स्वरूप, तो मुझे लगता है कि बहुत महती भूमिका इस विषय की हो सकती है। डॉक्टर अरविंद, ओवर टू यू। वेलकम। थैंक यू मैम। आप नेक्स्ट स्लाइड बोलिए, मैं यहाँ से प्रेजेंट करती हूँ। ओके मैम, ओके मैम। मैं जैसा कि अभी पहले सभी को मेरा प्रणाम। मैम ने जो परिचय दिया है उसके हिसाब से उतना मैं शायद विद्वत नहीं हूँ, लेकिन विषय जो मैं सोचता हूँ कि ये सभी के लिए एक अनुकरणीय विषय है कि संहितोक्त चिकित्सा, संहिता में कही गई चिकित्सा। अब संहिता बहुत सारी है, कौन सी संहिता हम फॉलो करें? तो अगर हम चिकित्सा के संदर्भ में फॉलो करना चाहते हैं तो कहा भी है कि चरकोक्त चिकित्सते, चरकस्सु चिकित्सते, कि चरक चिकित्सा के लिए सबसे अच्छा ग्रंथ है। अब चरकोक्त चिकित्सा में उन्होंने अपनी चिकित्सा ग्रंथ में बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने हमारे आयुर्वेद पद्धति से अगर हम ट्रीटमेंट कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया है। उन्होंने हमें जो चिकित्सा करने के लिए जरूरी चीज है, सबसे जरूरी है कि हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। जैसे आप मॉडर्न साइड में भी देखते हैं कि हर चिकित्सा
हर रोग के लिए एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गिवन है। उसी तरह से हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गिवन हैं, जो चरक ने सभी चिकित्सा के लिए उद्धृत की है। और अगर कहीं पर नहीं उद्धृत की है तो उसके लिए ये मानना चाहिए हमें कि विकाराणाम आकुशलो न जियात कदाचन, नहीं सर विकाराणाम नाम तो अवश्य हुआ है, कि सभी विकारों का नाम रखना ये जरूरी नहीं है। हम उसके लक्षण, दोष, दूष्य, काल इत्यादि को देख करके भी हम चिकित्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। हाँ, संयुक्तोक्त चिकित्सा इस शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस शब्द का प्रयोग आयुर्वेद और अन्य प्राचीन जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सभी के लिए किया जा सकता है। संहिता जिसका अर्थ है कोई संग्रह या प्रणाली, और चिकित्सा का अर्थ है उपचार या चिकित्सा। संहिता का वैसे तो अर्थ होता है परासन्निकर्ष संहिता, ये संस्कृत वाला है, और जिसमें दूर के विषयों को पास पास इकट्ठा कर दिया गया हो, रख दिया गया हो, उसे हम लोग संहिता कहते हैं। चिकित्सा, चिकित्सा से यहाँ काय चिकित्सा अर्थ भी हम ले सकते हैं। जो भी हम उपचार की पद्धतियां, जैसे चरक ने कहा 16वें अध्याय में सूत्र स्थान के कि या भी क्रिया भी जयंते शरीर धात्वा स चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद दृष्टाम स्मृतम, कि सभी जो भी आप पद्धतियां या कुछ भी जिसके द्वारा रोग को ठीक किया जा सकता हो और रोगी को सुखानुभूति कराई जा सकती हो, उन सभी को चिकित्सा का नाम दिया जाएगा। और संहितोक्त चिकित्सा जो चिकित्सा पद्धति में वर्णित है या किसी विशेष संहिता जैसे आयुर्वेद संहिता या चरक संहिता में वर्णित है, उस विशेष संहिता से संबंधित हम कोई चिकित्सा प्रणाली या पद्धति का पालन करते हैं, उसे हम संहितोक्त चिकित्सा का नाम दे सकते हैं। अब आयुर्वेद संहिता एग्जाम्पल के लिए हम अगर नेक्स्ट स्लाइड, आयुर्वेद संहिता, आयुर्वेद में बहुत सारी संहिताएं हैं जिसमें चिकित्सा के नियम, औषधियां और उपचार सभी एक एक चीज को वर्णित किया गया है, जिसमें सबसे दो हमारे जो ग्रंथ कहे जाते हैं, क्योंकि बेसिकली हम दो ही टाइप के ट्रीटमेंट करते हैं, या तो हम चिकित्सा करते हैं या फिर हम उसकी शल्य क्रिया करते हैं। चिकित्सा करेंगे या क्रिया करेंगे, क्रिया यानी शल्य क्रिया करेंगे। और जो चरक संहिता है उसमें चिकित्सा के नियम, उपचार, औषधियां और जो है वो सभी एकदम पर्टिकुलर वे में बताई गई है। सुश्रुत में कैसे आपको शल्य क्रिया करनी है, शल्य क्रिया करने में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, क्या शिशु संहिता में जैसे बताया गया कि बहुत जो सर्जन होगा या शल्य क्रिया करने वाला विशेषज्ञ होगा उसको किस तरह से और क्या उसके मानक हैं, उन सभी चीजों को संहिता शिशु संहिता में वर्णित किया। उसी तरह से चरक संहिता में जितनी भी चिकित्सा की पद्धतियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख या विशेष है हमारी पंचकर्म चिकित्सा पद्धति, उसको विशेष रूप से स्थान दिया उन्होंने कि इसको विशेष रूप से किया जाए। संहितोक्त चिकित्सा, इसमें वो चिकित्सा या किसी पुरानी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली के अनुसार दी जाए जो संहिता में वर्णित है, यानी व्यक्ति को इलाज करना है तो उसे नियम निर्देश जैसे कि संहिताओं में दिए गए हैं उसको ही पालन करना होगा। अगर ऐसा करता है व्यक्ति तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही,
साथ ही साथ मन की भी स्वस्थता या एकाग्रता बनाई रखी जा सकती है। आजकल बहुत सारा बच्चों का झुकाव हो गया है कि वह कोई भी रोग को जानना चाहते हैं, वह आयुर्वेद पद्धति से न जान करके हमारे आधुनिक जो पद्धति है चिकित्सा की, उससे जानना चाहते हैं। तो उसी को मैं अगली स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड मैम, कि बच्चे ये करते हैं कि वह डायग्नोसिस आधुनिक चिकित्सा पद्धति से और ट्रीटमेंट थ्रू आयुर्वेद या आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से देना चाहते हैं। इस अगर हम संदर्भ में बात करें तो इसमें सफलता की संभावना कम हो जाती है, इसीलिए संयुक्तोक्त चिकित्सा पद्धति का पालन करना ज्यादा उचित प्रतीत होता है और करना भी चाहिए। और ये आजकल जो पद्धति अपनाई जा रही है, ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि जो मॉडर्न एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे रोगों का इलाज करने में समर्थ नहीं होते हैं, तो वह उससे अपनी से इतर पद्धतियों को वो देखते हैं, उनको समझना चाहते हैं। तो जब वो समझना चाहते हैं तो हमें उनकी लैंग्वेज में बताने के लिए बहुत सारे लोग ये प्रयास करते हैं कि उनको भी समझ में आ जाए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि डायबिटीज और आयुर्वेद। डायबिटीज आयुर्वेद में प्रमेह के वो कहते हैं कि प्रमेह के नाम से, मॉडर्न साइंस वाले कहते हैं आपके यहाँ प्रमेह के नाम से ये वर्णित है, इतने टाइप की होती है, जबकि हमारे यहाँ जो निदान बताए हैं उनसे अगर किसी को प्रमेह रोग हो रहा है तो वह कफ से लेकर के, कफज प्रमेह से लेकर के, और जब वो वातिक प्रमेह की तरफ मूव करता है तो डिफरेंट स्टेजेस में, उनकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये जो आज के समय की डायबिटीज वो कहते हैं, वो उसके डिफरेंट स्टेजेस, कफज प्रमेह प्रथम अवस्था है और वातिक प्रमेह की जो मधुमेह वाला भाग है वह अंतिम परिणति है। और मॉडर्न में जो बताया गया उसमें डायबिटीज ही मधुमेह है। उन्होंने प्रमेह को पूरा डायबिटीज कहा है, लेकिन ऐसा हमारे समझ से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हम लक्षणों को देखते हैं, हमारे प्रमेह की प्रमुख लक्षण बताया गया है प्रभूत आविल मूत्रता। अगर हमें प्रमेह के लक्षणों में अगर प्रभूत आविल मूत्रता मिल रही है और उस प्रभुल आविल मूत्रता को हम अगर हम जैसे आविलता को दूर करना चाहें तो एक कतक बहुत अच्छा प्लांट है, खदिर है, इन विजयसार है, इनसे आविलता को दूर किया जा सकता है। तो अगर हम इनका अपनी चिकित्सा में यूज करते हैं जो हमारी संहिताओं में बताई गई हैं, तो शुगर लेवल हम अगर ना देख करके अगर आविल मूत्रता को अगर क्राइटेरिया या पैमाना माने, जैसा कि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में है, उनका कार्डिनल साइन जो है प्रभुत आविल मूत्रता है, उसको दूर किया जा सकता है इन कुछ द्रव्यों से। और हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे ही द्रव्य बताए गए हैं जिनके द्वारा इस डायबिटीज या मॉडर्न साइड में कहते हैं वो डायबिटीज हम तो कहते हैं, मैं कहता हूं प्रमेह को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ और रोगों की जिसमें पथ्य जैसे वात रक्त को मॉडर्न साइड वाले क्या कहते हैं, गाउट है ये, लेकिन गाउट में सारे प्रोटीन सब्सटेंसेस को मना कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उन्होंने जो आचार्य हैं वात रक्त में, उन्होंने दाल आड़की को बताया हुआ है। यह
इससे ये थोड़ा सा हमारा झुकाव जाता है कि वातरक्त जो है वो गाउट प्योरली नहीं है। उसको हम आयुर्वेद की अगर पद्धति से ट्रीटमेंट करने के शुरू करेंगे तो शायद हम ज्यादा सफल होंगे। इसी तरह से और भी व्याधियों में, जैसे स्किन कैसे निर्माण होती है, स्किन का निर्माण होता है मांस धातु से। मांस का जब परिपाक होता है तब स्किन की 7 लेयर्स बनती हैं। और आज के समय में हम अगर आयुर्वेद की पद्धति से बात करें चिकित्सा करने की, अगर स्किन डिसऑर्डर में, तो हमें एक मांस को क्लैरिफाई या ठीक करने वाला पदार्थ जरूर देना चाहिए। अगर हम नहीं देते हैं तो हम आयुर्वेद पद्धति में कई बार सफल नहीं होते हैं। और इन सब पद्धतियों से हम एक लेयर तो बना सकते हैं कि हम ये ठीक कर देंगे, लेकिन हम अपने क्राइटेरिया पे अगर चलेंगे तो हम आयुर्वेदिक पद्धति को अपना सकते हैं और आयुर्वेद को आगे भी ले जा सकते हैं। इसी तरह से हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में दोष दूष्य का प्रमुखता से ध्यान रखना है। बहुत सारे आपको अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मिलेंगे, वो दोष दूष्य का केवल ध्यान रख करके ही आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं और उसी से आयुर्वेद का पेशेंट ठीक हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर हम आयुर्वेद पद्धतियों की चिकित्सा, आयुर्वेद पद्धति की चिकित्सा की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोग्नोसिस किसी डिजीज की बनानी है तो इंद्रिय स्थान हमारे यहाँ चरक संहिता में बताया गया है। इंद्रिय स्थान में बहुत सारे चीजें कही गई और उन्होंने इंद्रिय स्थान में प्रोग्नोसिस, जैसे जैसे हमारी पद्धति आगे की तरफ और बढ़ती है या हमारा ट्रीटमेंट जब आगे की तरफ बढ़ता है तो वह रोग असाध्य हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने एक लाइन में ही लिखा, क्रिया प्रथम अतिक्रांता अरिष्ट मरण अरिष्ट ख्यापक लिंगम अरिष्टम मरण ख्यापक लिंगम अरिष्टम। मरने की जो साइन ऑफ डेथ हैं वह अरिष्ट हैं। और अगर हम अपनी चिकित्सा को इस लेवल तक ले जा सके कि हम उस क्रिया पथ पर उस जो अरिष्ट है उसको अतिक्रांत कर सके तो हम उस जो मरण ख्यापक लिंग है उसको भी ठीक करा जा सकता है। इसी तरह से दूसरी जो चिकित्सा पद्धति हमारे यहाँ बताई गई जो शुरुआत में ही है, चूर्ण प्रदेह यवागु द्वारा चिकित्सा। एक नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी उन्होंने बताई कि चूर्ण प्रदेह या यवागु द्वारा आप चिकित्सा कर सकते हैं। अगर आप बाह्य मार्ग रोग हैं तो चूर्ण प्रदेह से चिकित्सा करिए और अगर अंतः मार्ग के रोग हैं तो आप यवागु द्वारा भी चिकित्सा कर सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी या बताई गई है वह महाकषाय वाली है। बहुत सारी जो ट्रीटमेंट कंपनियां करती हैं उसमें कषाय बहुत सारे यूज करती हैं। और कषाय ऐसा नहीं है कि 50 ही कषाय जो उन्होंने बता दिए उन्हीं के द्वारा ट्रीटमेंट होना है। तो उन्होंने कल्प स्थान में आचार्य चरक ने जाके बोल दिया है कि ये सब आप नए भी योग बना सकते हैं। और इस अध्याय के अंत में भी कहा ये सब जो है अल्प बुद्धि वालों के लिए है और बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो वह और भी योग सहस्रों कोटि योग बना सकते हैं और उनके द्वारा भी चिकित्सा कर सकते हैं। और जो महाकषाय में बताया है वह कुछ एक एग्जाम्पल्स ही उन्होंने बताए। इसी तरह से रसायन चिकित्सा है। रसायन चिकित्सा, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और अपनी स्वस्थता की सीमा को और उन्नत करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है तो वह रसायन चिकित्सा करा सकता है। रसायन चिकित्सा में भी बहुत सारे रसायन ऐसे हैं जो रोगों का भी इलाज है। जैसे
योगराज रसायन। जैसे सबसे पिपली पिपली जो रसायन चिकित्सा में यूज की जाती है वह बहुत सारे श्वास रोगों को भी ठीक करती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है वह है रोग परक चिकित्सा। तो रोगों की चिकित्सा करनी है तो उसमें दो पद्धतियां उन्होंने कही कि या तो आप शमन चिकित्सा करिए या शोधन चिकित्सा करिए। तो शमन चिकित्सा है वह आप किसी रोग में दवाई दे करके ठीक कर सकते हैं पेशेंट को। और दूसरी चिकित्सा क्या है, पंचकर्म चिकित्सा है, संशोधन चिकित्सा है, जो 5 प्रकार के विशेष कर्म बताए हैं उनके द्वारा भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये बहुत सारी ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी आयुर्वेद संहिताओं में वर्णित हैं, जिनको हम अगर ठीक से समझ जाते हैं तो हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब चूर्ण प्रदेह या वागु द्वारा चिकित्सा, इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ कि इस उत्तरस्थान में 32 चूर्ण प्रदेहों का वर्णन मिलता है। इसके द्वारा बहिर्मार्गज रोगों की चिकित्सा की जा सकती है। जैसे कुष्ठादि लेप, कुष्ठ होने के पश्चात अगर कुष्ठादि लेप के द्वारा चिकित्सा की जाती है तो वह रोग शीघ्र ही ठीक हो जाता है। और अंतर्मार्गज रोगों की चिकित्सा के लिए यह वागु द्वारा चिकित्सा भी की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें 50 महाकषायों का जो वर्णन है वह प्राप्त होता है और इसके द्वारा भी वैद्यगण चिकित्सा कर सकते हैं। इसके अंत में स्वयं आचार्य ने कहा भी है, तावंतो अलम अल बुद्धि नाम व्यवहारा। ये सब अल्प बुद्धि वालों के लिए है और इनका विस्तार आप स्वयं कर सकते हैं। इसके अलावा एक पद्धति और भी है, ऋतुचर्या से भी कहीं कहीं चिकित्सा का विधान बताया गया है कि दिनचर्या ऋतुचर्या एक पालन करने योग्य केवल विधान नहीं है, बल्कि कई जगह उनको चिकित्सा के रूप में भी समझाया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल है, पित्तज मूर्छा जो है, पित्त प्रकोप से अगर मूर्छा किसी को आती है, अति सुन्न वाली, अति सुन्न कराया हमने, सुन्नता अधिक मात्रा में हो गई, स्वेदन अधिक मात्रा में हो गया तो पित्त प्रकोप के द्वारा, पित्त प्रकोप के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। उसमें उन्होंने लिखा है ग्रीष्मिको सर्वका विधि सर्वशो विधि। ग्रीष्म में जो हमने चर्या बताई है, दिनचर्या, वह पालन करेंगे तो जो आपका अति शून्यता के लक्षण है वह सभी समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से दिनचर्या और ऋतुचर्या का केवल एक चिकित्सा केवल स्वस्थ व्यक्ति के पालन करने के लिए नहीं है, लेकिन एक चिकित्सा विधान भी है। इसके बाद प्रोग्नोस्टिक केवल अरिष्टों का चिकित्सा का पूर्व कर्म है, चिकित्सा के पूर्व कर्म है। ये हमें देखना है कि चिकित्सा हमें करनी है कि नहीं करनी है और अपनी सीमा को बढ़ाना भी है। वो मैंने क्रिया प्रथम अधिकांता पहले भी बोला है कि क्रिया प्रथम अधिकांता केवलम, कि अपनी, जैसे हम किसी, अगर कोई आपके घर में बंदर आ जाता है तो उसको अगर आपके घर के दरवाजे पे बैठा हुआ है या घर के आंगन में कोई पेड़ लगा है उसमें बैठा है तो हम उसको ढेला मार के भी भगा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको, वो हमारी पहुंच से, ढेले की पहुंच से, हमारे द्वारा चलाए गए ढेले की पहुंच से दूर है, डंडे की पहुंच से दूर है, तो हम गन लेकर के, एयर गन लेकर के भी उसे भगा सकते हैं। तो ये हमने अपनी सीमा का, जो चिकित्सा की सीमा है उसको बढ़ाना भी है। जो हमारे आचार्य वर्णित किए हैं संहिताओं में उसको ज्यादा मात्रा में पूर्ण करना है और उसको अगर हम ज्यादा मात्रा में ज्यादा फॉलो करेंगे तो हम चिकित्सा को अच्छे से कर सकते हैं। रसायन चिकित्सा
रसायन तो वैसे जरा को दूर करने के लिए है कि आपको बुढ़ापा जल्दी ना आए, उसके द्वारा ही करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों में चिकित्सा के रूप में भी बताई गई है। इसका फायदा क्या है? इतना चिकित्सा की पद्धतियां हैं आयुर्वेद संहिता, संहितोक्त चिकित्सा अभी तक आपने जानी कि ये संहितोक्त चिकित्सा पद्धति चीज है। अगर हम इस करते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं और हम एक समग्र चिकित्सा दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं कि हम पूरी तरह से शरीर और मन दोनों की चिकित्सा कर सकते हैं। तो पहला उसमें मेरिट यही है कि ये प्राकृतिक उपचार पद्धतियों का हम इसमें उपयोग करते हैं, जिसमें हर्बल उपचार, आहार, जीवन शैली सुधार और शारीरिक व्यायाम, ये सभी शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है और विदाउट मेडिसिन आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके साथ साथ ये समग्र दृष्टिकोण मतलब शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का तो वर्धन करता ही है, साथ ही साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संतुलन भी बनाए रखता है। ये केवल इलाज नहीं बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य, जो हमारे आचार्यों ने 4 प्रकार की आयु बताई हैं, हितायु, अहितायु, हितायु, सुखायु, कि अपने आप भी स्वस्थ रहें और समाज को भी स्वस्थ रखें। जो हितायु है उसको भी बनाए रखने के लिए यह आयुर्वेद चिकित्सा, संहितोक्त चिकित्सा जरूरी है। इसके लाभ जो हैं वह नेक्स्ट स्लाइड दीर्घकालिक हैं कि इसमें बहुत अगर हम एक उपचार करते हैं प्राकृतिक और संतुलित उपचार पद्धतियों से तो उसके प्रभाव जो इफेक्ट हैं बहुत देर तक रहते हैं शरीर में। इसके माध्यम से शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाया जाता है, जिससे भविष्य में अगर कोई व्याधि होने वाली है उससे भी बचाव हो सकता है। इसके अलावा इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वो आपकी इम्यूनिटी रसायन को उपयोग करते हैं। रसायन का भी उपयोग में साथ में बताया जाता है कि आयुर्वेद पद्धति में एक कोई रसायन भी जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप दवाइयों से जो चिकित्सा कर रहे हैं उसके द्वारा हमारी धातुओं का क्षय होता है और धातुओं के क्षय को रोकने के लिए हम रसायन का उपयोग करते हैं और उससे हमारी रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। और यही आयुर्वेद और अन्य प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां भी करती हैं। और पर्सन टू पर्सन हमारे संहिताओं में कहा गया है कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, पर्सन टू पर्सन चिकित्सा की पद्धतियां अलग होनी चाहिए। या अगर व्यक्ति के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम चिकित्सा में ध्यान रखते हैं, उनको करते हैं, तो व्यक्ति परख प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमें चिकित्सा करनी चाहिए और उससे सभी व्यक्तियों को लाभ होगा और यह अधिक प्रभावी और लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा जो आज के मॉडर्न मेडिसिन में साइड इफेक्ट होते हैं वो भी कि हम हर्बल और नेचुरल सप्लीमेंट्स का उपयोग करते हैं तो कोई भी हमारे नेचुरल बॉडी सिस्टम को नुकसान नहीं होता और साइड इफेक्ट की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। कुछ जो रस औषधियां हैं वो बहुत तेज इफेक्ट करती हैं और उनके साइड इफेक्ट भी बहुत तेज होते हैं, इसलिए उपचारात्मक पद्धति को हमें अपनाना चाहिए कि हम पहले कम मात्रा में औषधि का, जैसे कि व्यक्ति आयु तो हमारी है कलयुग चल रहा है तो उस हिसाब से कम मात्रा में चतुर्थांश औषधि की मात्रा जो पहले बता रखी थी उसका प्रयोग करना चाहिए। और
इससे और क्या लाभ है? इससे स्वस्थ जीवन शैली की ओर हम अग्रसर होते हैं, प्रेरित होते हैं। केवल उपचार ही नहीं करते, जीवन शैली भी, हमारा लाइफ स्टाइल भी सुधारती है। संयुक्त चिकित्सा पद्धतियों में ये विशेषता है कि वह आहार पथ्य क्योंकि हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति से नहीं कर सकते या उनमें नहीं बताया जाता, हमारे यहाँ सही डाइट, योग इत्यादि, ध्यान और शारीरिक गतिविधियां, जो मानसिक गतिविधियों को बढ़ा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली गतिविधियां होती हैं, उन सबको बढ़ावा देने वाली है। इसके अलावा मानसिक शांति और संतुलन इससे बनाया जा सकता है। चिकित्सा पद्धति के माध्यम से मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करने के बहुत सारे ध्यान, प्राणायाम और आयुर्वेदिक आहार के द्वारा हम अगर सात्विक आहार का सेवन करते हैं तो हमें मानसिक शांति और हमारी धातुओं में संतुलन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य और त्वचा संबंधी लाभ भी आयुर्वेद और जो त्वचा के लिए, जैसे बताया था पीछे कि लाभ जो लेप इत्यादि दिए जाते हैं, उनसे त्वचा को, सुंदरता को निखारने और त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में हेल्प मिलती है और तनाव और थकान का भी निवारण होता है। इसलिए संयुक्त चिकित्सा जो है, जो संहिता में बताई गई है, उसको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के तनाव को कम करने में सहायक है और विभिन्न प्रकार के जो इत्यादि बताया, शारीरिक और मानसिक थकावट को, हमारी शारीरिक थकावट को दूर ही करते हैं, साथ साथ मानसिक थकान भी दूर होती है। इसलिए संयुक्त चिकित्सा के लाभ केवल शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं रहते, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी संतुलित करने में मदद करती है, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण रूप से जीवन सुधर जाता है। अब अगर हम बात करें कुछ अपनी चिकित्सा पद्धति में इसमें डिमेरिट्स भी हैं जिनको समझना जरूरी है। एक तो पहला डिमेरिट यही है कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है। हमारा पंचकर्म अगर हम किसी को कराते हैं तो कम, अगर पर्टिकुलर एक पंचकर्म भी कराएंगे तो हमें उसमें कम से कम 15 दिन का समय चाहिए होता है। तो लंबे समय तक उपचार अगर पेशेंट ले सकता है, और पेशेंट इसी के लिए लगभग आता भी है कि बहुत सारे समय उसको ट्रीटमेंट करने से लाभ नहीं मिला कभी से, तो वह आपके अधिकतर पेशेंट वही आते हैं, तो उसमें दीर्घकालिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है और मरीज अगर समय है तो वह उसे ले। और साथ में संभवतः असंगतता, मतलब अगर हम व्यक्ति के रोग और अन्य जो कारक बताए हैं, काल इत्यादि, काल, सत्व, साथ में इन सब जो 10 विध आतुर परीक्षा बताई गई है, उसकी अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये सभी रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। आयुर्वेद में जो चिकित्सा पद्धति है वह शारीरिक स्थिति और जीवन शैली के हिसाब से दी जाती है और गलत चिकित्सा की संभावना हो सकती है, एवं चिकित्सक की सलाह देना। और कई बार होता है कि चिकित्सक भी अगर थोड़ी बहुत भी कुछ व्यक्ति को आपने सलाह दी किसी व्यक्ति को और वो समझ में नहीं आई तो भी कई बार पेशेंट को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे आज के समय में नेक्स्ट स्लाइड, आजकल के समय में संसाधनों में हमारी वृद्धि हो रही है, फिर भी बहुत सारी संसाधनों की अभी भी हमारे यहाँ कमी है कि पूर्ण रूप से औषधियां भी हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि बस, लेकिन उनके फिर हमें अल्टरनेटिव खोजने चाहिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो भी हमें लाभ होगा, और कभी कभी अगर औषधि सही प्रकार से प्रयोग ना की जाए तो भी उल्टा प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा
उपचारों को तैयार करने, उपयोग करने में जटिलता होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को हमें कई सारी औषधियां खुद तैयार करनी पड़ती हैं और इससे व्यक्ति को कभी कभी, हमको भी कभी कभी उलझन हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। कुछ औषधियां नेक्स्ट कुछ औषधियां जो है साइड इफेक्ट और एलर्जी भी कर सकती हैं। उसमें किसी विशिष्ट औषधि या जड़ी बूटी से नुकसान या नकारात्मक क्रिया हो सकती है जो स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। कई बार व्यक्ति आपसे बिना पूछे भी कोई आधुनिक दवाइयां ले रहा है, वो ले लेता है, कई बार ले लेता है और आपके औषधि के साथ अगर संभवतः कभी देखा नहीं गया कि इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन कभी इंटरेक्शन हो जाए तब भी पेशेंट को नुकसान हो सकता है। जैसे कि ब्लड थिनर्स अन्य चिकित्सा पद्धतियों की दवाइयों के साथ जुड़ के काम नहीं करती, एसोसिएट में काम नहीं करती, वह सिंगली कार्य करती हैं और वह कई बार अलग तरह से व्यक्त करती है। इसके अलावा अगर हम संयुक्त चिकित्सा अगर आप ठीक प्रकार से समझा है आपने, तभी आप उसका लाभ पेशेंट को पहुंचा सकते हैं। कई बार इसमें विशेषज्ञता की भी हमारी कमी रहती है, हम उसमें पारंगत नहीं है, उस रोग में हम चिकित्सा करने कई बार चिकित्सा करने में आप पारंगत है, तभी संयुक्त चिकित्सा को तभी करिए। इसके अलावा प्राकृतिक उपायों की आजकल होड़ लगी हुई है कि ये भी कर लीजिए, वो भी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह के खासकर यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब उपाय चलते रहते हैं और उसमें भी इसके संयुक्त चिकित्सा के लाभों, जो आयुर्वेद पद्धति है उसके लाभों को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं कई बार, तो उससे भी मरीज कई बार गुमराह हो जाता है और उससे भी पेशेंट कई बार किसी अकुशल चिकित्सक वैद्य के पास पहुंच जाता है तो भी उसे नुकसान हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक उपायों की अंधश्रद्धा सही नहीं है। इसके अलावा कई बार लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो उस संदर्भ में मुझे ये कहना है कि साइंटिफिक एविडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आपके जो लक्षण अगर नेक्स्ट स्लाइड कि अगर दिखाई दे रहे हैं, उस लाक्षणिक चिकित्सा को, जैसे पंचकर्म में 3 प्रकार की शुद्धि बताई गई है, लिंग की शुद्धि, वेगी की शुद्धि और दोषिक शुद्धि। और उसी तरह से हम अगर लिंग की शुद्धि को अगर देखें, लिंग की अगर लक्षण अगर मिल जा रहे हैं ठीक के, सम्यकता के, तो आप समझिए कि आपका उपचार काम कर रहा है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। बहुत सारी औषधियां जो हैं इनका ट्रायल से बहुत सारी कंपनियां नहीं बनाती, बहुत सारा उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया उन्होंने, जिससे भी उनके इफेक्ट पे डाउट होता है। इसलिए जो अगर आप संयुक्त चिकित्सा करना चाहते हैं तो वह औषधियों को स्वयं निर्मित करने का प्रयास करें। इसके अलावा उपचार का व्यक्तिगत रूप से अनुकूलन न होना, कई बार होता है पेशेंट, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उपचार है, अलग अलग चिकित्सा पद्धति है। अगर अलग अलग व्यक्ति के लिए एक ही टाइप का उपचार दिया जाता है तो वह सफल नहीं होता, और ठीक प्रकार से अगर आप बीमारी को, अगर शरीर को बीमारी से नहीं पहचाना है तो भी उपचार गलत हो जाता है। कई बार इस तरह के डिमेरिट्स के बावजूद भी हमारी अगर संयुक्त चिकित्सा पद्धति है, सही प्रकार से अगर अपना लिया जाए और एक समग्र दृष्टिकोण रखा जाए जिसमें हर व्यक्ति को स्पेशली सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना है, तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और संयुक्त चिकित्सा
लाभकारी ज्यादा मात्रा में रहेगी अगर पहले उसकी रोगी को और रोग को ठीक प्रकार से समझा जाए। सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद। आपने बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ में लेते हुए एक बहुत ही अच्छी बात कही। मैं चाहूंगी कि हमारे पास थोड़ा समय है बेटा, अगर आपका एक रोगी के परिप्रेक्ष्य में किसी किसी बिंदु को समझाएंगे तो जितने लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो ज्यादा लाभान्वित हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स में ओके उनको मैम। एक हाँ वो मिल जाएगा। जी बेटा। जी मैम। ढेर सारे जैसे मैंने कई ये प्रयोग करके देखा मैम कि आयुर्वेदिक औषधि मैंने जैसे कोई मेरे पास एक डायबिटीज का पेशेंट आता है, मेरे पास एक डायबिटीज का पेशेंट आता था, तो हमने उसे उसका शुगर लेवल कराया। उसका शुगर लेवल 280 के आसपास। उसके बाद उसका जो HbA1c वो कराया, उसका 9 के ऊपर था। ये मॉडर्न क्राइटेरिया हमने उसके 2 देखे थे। उसके बाद जब हमने उससे पेशेंट से क्वेश्चनिंग की तो पेशेंट बोला कि सर हमको जो सुबह की जो शुगर है, फास्टिंग शुगर, वो हाई आ रही है, और साथ साथ जो हमारे आयुर्वेद के लक्षणों में उसके सांद्र लेह था उसे, कि जो हमारा यूरिन आता है, पास होता है मेरा, वह बहुत ज्यादा गाढ़ा आता है। तो उसका हमने सैंपल मंगाया, उसका जांच हमने आयुर्वेद में अपने जितने भी हमारे कफज प्रमेय थे उनमें चेक किया तो वह सांद्र लेह का मिला। अब हमने उसमें जैसे एक कतक है, कतक निर्मलीकरण ऐसा प्रमुख द्रव्य बताया गया है, निर्मलीकरण करने में प्रमुख द्रव्य है। हमने कतक के एक कषाय को पेशेंट को दिया, साथ साथ खदिर भी, कतक खजरादी कषाय एक कंपनी का आता है, उसको हमने पेशेंट को दिया। उससे पेशेंट को जो शुगर लेवल है वो तो पहले नहीं कम हुआ, लेकिन जो उसका क्या कहते हैं आविल मूत्रता या सांद्र मूत्रता थी वह धीरे धीरे घटना शुरू हुई, और अब पेशेंट को जो यूरिन है वो क्लियर आ रहा है, और उसकी शुगर लेवल अब घट करके धीरे धीरे जो उसकी बहुत हाई 280 के आसपास आ रही थी, उससे हम उसे 160 के करीब ले आए। और संभवतः मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे अगर मैंने वो उनका क्राइटेरिया नहीं लिया है कि हम मॉडर्न वाला क्राइटेरिया ले रहे हो कि FBS इसका इतना है, RBS इतना है या PPBS इतना है, वो नहीं लेकर के हमने अपने आयुर्वेद वाला चिकित्सा लिया, पेशेंट को उसी क्राइटेरिया पे उसे सेट किया कि ये अगर आ जा रहा है तो ये ठीक है, और पेशेंट अब अपने आप को बहुत एनर्जी भी महसूस करता है। जो पहले वो डलनेस महसूस करता था, अब वो कहता है कि नहीं सर अब हमको थोड़ा सा इस बारे में डलनेस कम होती है। ये हम आयुर्वेद पद्धति मतलब लक्षण देख करके आयुर्वेद पद्धति से जो मैं कर सकता था वो मैंने किया और पेशेंट को लाभ। इस तरह का एक ऐसे ही कई सारे रोगों में हम करके भी देख सकते हैं। हेलो। जी जी मैम। ठीक थी, अभी डॉक्टर अरविंद बता रहे थे तभी बीच में आवाज कट गई थी, तो यहाँ तो मुझे ठीक आ रही थी आवाज, जी इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। ओके मैम। तो अगर हमारे पास समय है, अगर और कोई प्रश्न है यदि हो तो आप बता सकते हैं।
अच्छा जी समय है आपके पास, 1 घंटा अपना पठन पाठ करना है। ठीक है। कोई आपको एक्चुअली आजकल हाँ जी थोड़ा सा आज मैम थोड़ा सा समय मेरे का 1-2 दिन से नहीं मिल रहा था। अच्छा अच्छा आज इस वजह से अभी कुछ ऐसे मैं केस रूम स्टडी इसमें नहीं डाल चेंज पाया। करो ना। हाँ मैम, थोड़ा सा ये रूम थोड़ा सा चेंज किया है तो थोड़ा सा मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है यहाँ पे। हाँ जी नहीं नहीं मुझे तो आ रही है, आसपास में कुछ जी व्हीकल ज्यादा चल रहे हैं क्या? अच्छा जी, हाँ मैम बिल्कुल। ठीक है चलो कोई बात तो थोड़ा सा डॉक्टर अनुराग डॉक्टर अनुराग सिंह, मैंने आपको अनम्यूट किया है, मिस आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर इफ यू वांट टू शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ द एनी पेशेंट है ना विदिन सम टाइम, तो आप उसका बता सकते हैं। हेलो हेलो डॉक्टर अनुराग जी बताओ बेटा कुछ हेलो शेयर मैम, करिए। आवाज आ रही है? हाँ जी हमें अच्छी तरह से आवाज आ रही है जी बेटा। जी जी, जी बेटा थैंक यू मैम। बीच में पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से आवाज तो आ नहीं रही थी मैम इधर, तो इसीलिए मैंने मैसेज किया था। जी बेटा बाकी सर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा, और सर ने जो है संहिता को लेकर जो चिकित्सा के बारे में बताया है, तो सच में कई लोग जो हैं वो दोनों मिक्स करके चिकित्सा करते हैं, लेकिन सही तो वही है जो संहिता के अनुसार दोष दूषित की परिकल्पना करने के बाद चिकित्सा की जाती है। और जो सर ने लास्ट में एग्जाम्पल बताया प्रमेय का कि हमें आयुर्वेद के जो लक्षण है उनको ध्यान में रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे थोड़े दिनों के बाद ही जो है मॉडर्न के जो पैरामीटर हैं वो भी हो जाते हैं पूरे। मैम हमें एक रेफरेंस इसमें समझ में नहीं आया था, 13 अध्याय का सर ने बताया था कि ज्यादा जो पित्तज मूर्छा में जो है चिकित्सा की जाती है ऋतुओं के हिसाब से, वो ग्रीष्म ऋतुचर्या के हिसाब से, उसका रेफरेंस कहाँ का है? वो 13वें अध्याय में मुझे मिला नहीं। आप उसको बताना चाहेंगे? एक मिनट है। हाँ रेफरेंस ये सूत्र 13वें अध्याय में है सर। अतिशून्य के लक्षणों में अष्टांग तो नहीं है, चेक कर लूंगा सर, मैं आपको रेफरेंस बता दूंगा। ये हो सकता है अष्टांग का हो, अष्टांग या उसमें से चरक में से चरक का, मुझे लगता है चरक का है। अनुराग सर? जी सर, जी सर। हाँ मैं देख के बता दूंगा आपको कि ये कहाँ का है, मैम को मैं भेज दूंगा कि कहाँ का रेफरेंस। जी जी सर। चरक का ही है। जी अनुराग ठीक। जी का कोई चिकित्सकीय अनुभव कोई भी रोग के विषय में हो तो बता सकते हैं? जी मैम, हमारे यहाँ जो ज्वाइंट पेशेंट हैं उनकी समनीवटी के माध्यम से, और साथ ही साथ 10 मूल क्वाथ भी देते हैं, और जो हमारे यहाँ सप्लाई में तेल आते हैं महानारायण तेल वो भी देते हैं उन्हें। डॉक्टर अनुराग जी जी मैम, आमवाद के केस में जो है संजीवनीवटी से। जी पेशेंट की कुछ हिस्ट्री को शेयर करते हुए बताइए बेटा। जी मैम, आमवाद में जनरली क्या होता है कि पेन होते हैं, वो स्टिफनेस मिलती है और आम के लक्षण मिलते हैं, जीवा उनकी जो है उसमें मल मिलेगा, साफ नहीं मिलेगी, और भारीपन रहता है उनको, और जो मल परीक्षा में करेंगे तो इनका जो मल है वो जल निमंजन, जो वो जनरली कहते हैं कि मल है वो सिंक कर जाता है,
तो इस तरह आम जो है जाता है, आम जो है धातुओं में भी पाया जाता है और उनके जीवा पे तो आम के लक्षण मिलते ही हैं। अंगमर्द मिलता है ऐसे पेशेंट्स में। जी। तो कितने समय तक मेडिसिन आपने कंटिन्यू की वो? लगभग मीटिंग में ही लगता है, फिर मैं वो पेशेंट वापस नहीं, आराम मिलता है आते हैं। अच्छा, कुछ आवाज इधर मेरी साइड में कट रही है बेटा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि तिवारी जी। मैंने आपको वो अनम्यूट करने का वो दिया है। आप कोई एक पेशेंट की हिस्ट्री ब्रीफ करते हुए कुछ अपना चिकित्सकीय अनुभव शेयर करना चाहे, और डॉक्टर वर्षा सिंह है ना, दोनों को मैं निवेदन करती हूँ कि अगर आप इसके साथ करें शेयर। अच्छा, डॉक्टर वर्षा शायद लेफ्ट हो गए हैं। डॉक्टर सुमन शर्मा को मैं वो कर रही हूँ। अगर आप कुछ अपना, तो हमारे पास थोड़ा सा समय है, कोई भी डॉक्टर अगर आगे आकर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का एक उद्देश्य है कि हम सभी एक दूसरे के साथ अपने चिकित्सकीय अनुभव को बांटे। हाँ डॉक्टर शशि जी, जी बताइए। यस यस मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं जैसे सर ने कहा, बात किया कि डायग्नोसिस जो है अपनी आयुर्वेद की बनाइए, तो मैं जो ट्रीटमेंट करती हूँ मेरा भी प्योर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है। मेरी डायग्नोसिस भी मैं वैसे ही करती हूँ आयुर्वेद के हिसाब से। मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि आप अगर भेज देंगे अपना रिपोर्ट और रिपोर्ट के बेसिस पर कहेंगे ट्रीटमेंट करने को, तो हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एलोपैथी की कई बार बहुत बड़ी बड़ी होती है ना डायग्नोसिस, आप देख करके ही घबरा जाते हो। और अगर हम अपनी आयुर्वेद की डायग्नोसिस बना लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, मतलब क्योंकि डायग्नोसिस जब क्लियर हो जाएगी ट्रीटमेंट करना बहुत आसान रहेगा। तो एटलीस्ट आयुर्वेद की डायग्नोसिस बनाएं कि पाचन गति विकृति कहाँ पर भी है, जो भी दर्शन स्पर्शन प्रश्न है उतना सारा चीजें करिए, एटलीस्ट उतना पेशेंट से क्वेश्चन पूछिए। तो अभी मैं मैम एक छोटा सा केस है वो भी बताती हूँ, उसके बाद कुछ और बड़ी चीजें बताएंगे। अभी एक बच्चे को फीवर हुआ, पहले वॉमिटिंग वगैरह हुई, फीवर हुआ, 2-3 दिन उन्होंने एलोपैथ दिया। मेरे नोन के ही बच्चा था, उस वक्त नहीं बताया। जब एलोपैथी से कवर नहीं होता तो मेरे पास उस तरह के पेशेंट मैम ज्यादा आते हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया और घर पर कोई नहीं था उनके, मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए दवा भी नहीं ले जा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। एक त्रिभुवन कीर्ति पड़ी हुई थी, मैंने कहा कि अभी कुछ मत करो, उठा करके त्रिभुवन कीर्ति, ये 6-7 साल का बच्चा था, एक गोली दिया और मैंने कहा अदरक सोरस के साथ दीजिएगा, बहुत तेज भूख लगेगी तो मूंग की दाल का पानी देना है, वरना सिर्फ लौंग का पानी दीजिए, खाने पीने को कुछ मत दीजिए। और जिस बच्चे की हालत बहुत खराब थी, मतलब तो उसको शुरुआत में तो लग रहा था कि बहुत खराब कंडीशन है, तो शायद 4-4 घंटे पर रिपीट कराई थी, अगले दिन से 8 घंटे पर हो गया। और 1 या 2 दिन में ही, मतलब जैसे कहते नहीं कि एलोपैथ में देते हैं लोग पीसीएम और तुरंत कवर हो जाता है, आयुर्वेद में भी बहुत जल्दी चिकित्सा काम करती है, खास करके बच्चों के केस में। और जैसे लेबर क्लास लोग होते हैं जिनकी अग्नि अच्छी होती थोड़ी सी, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लाइफ स्टाइल होता है, तो उनकी अग्नि बहुत मंद होती है, तो वहां पर भले वक्त लगता है, अदरवाइज बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये तो मैम अभी छोटा सा केस था, तुरंत मतलब एक बच्चे का, मतलब आपने डायग्नोसिस कर लो, डायग्नोसिस करने के बाद में अपनी मेडिसिन चला दिया। जो आयुर्वेद का चिकित्सा सूत्र है कि लंघनम स्वेदनम कालो वागु तिक्तको रस, तो अगर हम रस औषधियां चलाते हैं तो उतना नहीं होता, बट लंघन कराना या लघु आहार देना ये सबसे जरूरी चीज होती है। नॉर्मली बच्चों के केस में क्या होता है कि लोग, बच्चे का फीवर उतरा, उसके बाद उसको बर्गर पिज्जा खिला रहे हैं, पनीर के पराठे खिला रहे हैं, सब सारी चीजें करा रहे हैं, तो आम का पचन होता ही नहीं पाता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। मैम एक मैं दूसरा केस शेयर करूंगी जिसमें मैंने मतलब सिर्फ अधिकतर पथ्य पालन कराया था। उस बच्चे के केस में भी था कि उसको अचानक मतलब टेस्ट कराया गया। टेस्ट क्या कराया गया, 3 दिन पहले मैम उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई थी, बाद में हिस्ट्री पता चली, और एक रात में शायद 30-35 वॉमिटिंग हुई थी, और उसके 2-3 दिन पहले फीवर हो रहा था। तो एलोपैथी में जब दिखाया गया तो एलोपैथी वाले तुरंत दवा दे देते हैं। मतलब मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि आपको क्या हेतु का मतलब होता है पेशेंट्स के लिए। वैसे तो मेजॉरिटी लोग इसमें से मेरे से बहुत जानकार लोग होंगे,
जो बच्चे नए नए आए होंगे उनके लिए ये चीज सही होगा। तो वहां पर उनका फिर जब टेस्ट कराया तो SGOT SGPT 2500 के आसपास था, मतलब 1652 1700 समथिंग इस तरीके से चीजें थी। और टेस्ट कराने के बाद वो लोग परेशान हो गए कितना ज्यादा है। फिर एलोपैथ वालों ने बोल दिया भाई लीवर डेड है, मतलब वगैरह सारी चीजें। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि हाथ नहीं लगाइएगा ऐसे मरीज को, कुछ भी कहा नहीं जा सकता बच्चे के केस में क्या हो जाए। तो मैंने जब मतलब बैठ करके डिटेल केस टेकिंग किया तो डिटेल केस टेकिंग के बाद ये पता चलता है कि उसको उल्टी हुई थी और उल्टी की दवा दे करके रोका गया है। तो वहां पर मेरे को समझ में आ गया कि अगर उल्टी की दवा देकर रोका गया तो पक्का सी बात है अंदर सारी चीजें रह गई हैं। तब पर भी सेफर साइड बचते हुए, क्योंकि काफी क्रिटिकल कंडीशन में काउंट होता है इस तरह के केस, तो वहां पर मैंने क्या किया था, मैंने पथ्य के सारे पालन कराए और दवाएं बहुत हल्की हल्की मैम दी कि त्रिफला वगैरह इस तरह की चीजें। और बैठा जब सामने बच्चा तो दिख रहा था कि हाँ जॉन्डिस का पेशेंट है, क्योंकि आंखें थी पीली, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। और फिर इसमें एक मैं एरंड देती हूँ, एरंड के पत्र स्वरस देती हूँ। मतलब जो भी सीरम बिलिरुबिन वगैरह लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है तो उसमें बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट आते हैं। साथ में पथ्य पालन बहुत अच्छे से कराते हैं, मतलब बाहर का भी सब कुछ बंद, घर में भी दाल चावल रोटी सब्जी वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा। बहुत तेज भूख लगेगा तो दलिया खिचड़ी इस तरह की चीजें हैं, गन्ने का जूस वगैरह दिलाया था। इस तरह की जो चीजें मतलब हमारे यहाँ कामला चिकित्सा में बोली जाती हैं, उस बच्चे को सारी चीजें कराई थी। और मुझे याद है कि विद इन 15 डेज या शायद उससे भी कम में उसका SGOT SGPT नॉर्मल हो गया था। बाद में मैंने मैम उसको रसपाचक पाचक वगैरह चलाए थे, क्योंकि बच्चे के अंदर दिख रहा था कि नहीं अभी भी प्रॉब्लम है। और उस बच्चे का एक हेतु और था कि कॉन्स्टिपेशन का, मतलब जैसे उसको मोशन आते थे बट वो जाता नहीं था कि कौन धुलेगा, 6-7 साल का बच्चा था। तो एक हेतु ये था। दूसरा उसका एक और हेतु था कि डेली लगभग जैसे प्यार मोहब्बत में पेरेंट्स खिलाते हैं जंक फूड वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ये सारे थे। तो वो सारा जो उसका हेतु था वो सारा हेतु मैंने बंद करवाया था। और दवाओं के नाम पर बहुत सिंपल चीजें दी थी, बाद में रसपाचक पाचक दिया था, नहीं तो शुरुआत में त्रिफला और इस तरह की चीजें दी थी। और बोला था कि मोशन वगैरह अच्छे से जाएगा, मतलब कभी भी रोकना नहीं है, ये सब सारी चीजें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी पेशेंट का अगर हम हेतु निकाल लेते हैं, जो कंसेप्ट है कि संक्षिप्त क्रियायोग निदान परिवर्जनम, तो अगर हम निदान परिवर्जन करा लेते हैं और निदान हमें पता चल जाता है तो उसके बाद चिकित्सा करना आसान हो जाता है। और कई बार बहुत हल्की हल्की दवाओं से भी बहुत शानदार रिजल्ट आ जाते हैं। ऐसे मैम मेरे पास एक एपिलेप्सी का भी एक बच्चा है, तो उसमें भी इस तरह का है कि उसको मतलब सडन हुआ था और उसका जब हेतु निकाला तो क्या हुआ था, एक दिन पहले उसने बंदर का कटा सिर देखा था, मतलब डर गया और उसके बाद में उसको मतलब प्रॉब्लम शुरू हुई। हालांकि उस बच्चे के केस में ऐसा हुआ था कि मतलब जो उसकी रिपोर्ट थी उसमें एनाटॉमिकल चेंजेस भी थे, पर तब पर भी हमने कहा कि ऐसे छूने से थोड़ा सा बॉडी गर्म लगी और उन लोग को लगता नहीं था फीवर था। तो मैंने बोला कि आप यूरिन की फोटो भेजिएगा बच्चे के करते हुए। तो पता नहीं क्यों मुझे यूरिन पीली लगी और फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा पित्त शमन के लिए शतावरी दिया था, शतावरी घृत का पान कराया, क्योंकि ओपीडक स्नेह के रूप में बहुत अच्छा काम करता है और ज्वर में भी काम करती है चूंकि शतावरी, और शतावरी जी हमारी वहां पर भी काउंट है, चरक ने ग्रहणी चिकित्सा रोगाधिकार में है। तो उस बच्चे को भी बहुत नॉमिनल मेडिसिन और पथ्य के पालन के साथ हमने रखा है। थोड़ा बहुत नस्य वगैरह बताया था, हालांकि शायद नस्य पालन नहीं हो पाया। उसको मैंने फल त्रिकातिक्वाथ दिया था बढ़ते क्रम में, और जिस डोज पर उसका लूज मोशन होना स्टार्ट हो गया था फिर उस डोज से हमने टेपर डाउन किया था, क्योंकि पांच भौतिक चिकित्सा में फल त्रिकातिक्वाथ देते हैं इस तरह के पेशेंट्स के लिए। तो वहां पर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, मतलब बहुत हल्के ट्रीटमेंट से, बहुत सस्ती दवाओं से भी बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं अगर हम हेतु निकाल लें। हेतु निकालना मेरे हिसाब से मुझे लगता है ज्यादा जरूरी होता है। हेतु निकालें और हेतु निकालने के बाद में संहिता हमारी जो कहती है या हमको जो लगता है उस वक्त समझ में आता है, क्योंकि परमात्मा की कृपा होती है मुझे लगता है आयुर्वेद के साथ में। तो उस हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो अच्छे आ जाते हैं। आमवात वगैरह के केस में अगर मैं बात करूं, जैसे सर ने भी कहा कि उसमें हालांकि चाहे ज्वर का मरीज हो चाहे कोई भी मरीज हो, हमेशा हर जगह आम जब भी रहेगा तो टंग तो कोटेड रहेगी। मैं पेशेंट से भी पूछती हूँ कि यूरिनेशन कितने टाइम होता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग बहुमूत्रता की शिकायत करते हैं, तो बहुमूत्रता जो आबिल मूत्रता, प्रभूत मूत्रता, प्रमेह तो हम मान लेते हैं, लेकिन बहुमूत्रता आज की डेट में सबको मंदाग्नि की वजह से हो रहा है। तो अगर हम दीपन पाचन और लोमन पहले कर दें तो फिर बहुत शानदार रिजल्ट आ जाते हैं। और दीपन पाचन और लोमन करना ही मेरे हिसाब से चिकित्सा का जो सही तरीका है, मतलब फर्स्ट गियर में गाड़ी स्टार्ट करें। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन कराइए,
और फिर दीपन पाचन अनुलोमन कराइए। दीपन पाचन अनुलोमन के बाद में बचता है तो फिर आगे मतलब प्रॉपर पाचन हो जाए, दीपन हो जाए, फिर उसके बाद जो भी औषधियां हैं जिस व्याधि से रिलेटेड वो देते हैं तो और अच्छा रिजल्ट आता है। साथ में कुछ लोकल ट्रीटमेंट कराइए, जैसे नस्य है, नाभि पूर्ण है, पादाभ्यंग वगैरह है, पेशेंट इजीली कर लेगा घर पर। और मतलब वीकली विरेचन करा दिया, या कह सकते हैं कि सद्य विरेचन करा दिया। इस तरह के छोटे छोटे क्लासिकल विरेचन अगर आप नहीं कराते हो, क्लासिकल वोमन विरेचन, तो भी सिंपल वोमन विरेचन से भी काम चल जाता है। एक केस और बताऊं मैम हेतु का, कि रहने दो, टाइम हो गया? ठीक है मैम, मैं एक केस और बताती हूँ मैम। मेरी ही बैचमेंट है, बैंगलोर में रहती हैं, प्रैक्टिस अभी वो नहीं करती हैं, छोड़ दिया, वो दूसरे फील्ड में आ गई। वो डाइटिशियन हो गए हैं और कुछ कुछ और करते हैं। तो उनकी थी मतलब मैम, मैं कह सकती हूँ 30-35 साल से स्नीजिंग की हिस्ट्री थी। और मेरे बैच में उन्होंने काफी लोगों से ट्रीटमेंट वगैरह पूछ करके लिया था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया तो बोला कि मेरे को कराओ। तो मैंने बात करना शुरू किया। मैंने कहा पहले तो भाई मुझे हेतु निकालने पड़ेंगे, मैं दवा हुआ ऐसे नहीं देती हूँ। तो बात किया तो उसमें एक थोड़ा सा स्ट्रेस का हेतु नजर आया, और मेन था विरुद्ध आहार का हेतु था। विरुद्ध आहार का एक होता है कि जैसे स्किन डिसीज जितने पेशेंट होते हैं, चाय के साथ नमकीन ले लेना या कुछ भी इस तरह की चीजें खाना पीना, पहली चीज है। दूसरी थी अध्यशन। अध्यशन का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे पेशेंट बोल देगा ना कि ये वो शास्त्र ने लिखा है कि काल भोजी जो होता है आरोग्य कराणाम होता है। तो काल का मतलब होता है कि भूख जो लगी है वो काल शास्त्र कहता है, सुश्रुत का रेफरेंस एक्चुअली, पलटेंगे तो पता चलेगा। तो मेनली मैंने ये बोला कि अगर आपको लगता है हल्की भूख है या क्रेविंग है, आपको खाना नहीं खाना है। मैंने उनको नस्य से स्टार्ट किया। और मैंने मतलब हुआ, पेशेंट ने बोला कि मेरी पित्त प्रकृति है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर तब पर भी मुझे दीपन पाचन आपका कराना पड़ेगा। तो मैंने बहुत लोअर डोज पंचकोल से शुरू किया, 1 ग्राम की डोज से। फिर धीरे धीरे मैंने शायद 3 ग्राम पर उनको लाई, 1-2 महीने हो चुके। और सिंपल सिर्फ इतना मैंने फर्क करवाया था कि भाई सब कुछ भारी खाना बंद कर दो पहले, और आपको दिन में 1 या 2 टाइम ही खाना होगा, क्योंकि 40 के बाद सुश्रुत की कोटेशन है, 40 के 50 के बाद 1 टाइम खाना खाना चाहिए। तो मैंने कहा खाना आपको बहुत बंद कराएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाओगे अगर जब तक मतलब बढ़िया से भूख नहीं लगेगी, मतलब कुछ भी चबाने वाला हालत हो जाए। तब उन्होंने किया, मतलब सिंपली इस चीज को छोड़ा कि जो भी खा लेते थे टाइम से, हमने कहा घर में सब खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। तो खाना खाया और महातिक्त घृत का पान कराया स्टार्ट हमने। जब अग्नि थोड़ी सी अच्छी सी हो गई, अभी भी 7-5 ml सुपर की डोज नहीं आई है, मतलब डेली की डोज में देना महातिक्त घृत का पान। थोड़ा सा नस से वगैरह कराया, अभी भी नस पे बहुत अच्छे अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, बट विद इन मैम 2 to 3 डेज उनकी जो स्नीजिंग वाली प्रॉब्लम थी, सुबह उठते ही छींकने लगना है, ये सारी तकलीफें थी, वो 2-3 दिन में ही ठीक हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम हेतु निकाल लेते हैं और हेतु के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और उन्होंने खुद हफ्ते भर बाद मुझे फोन करके बोला कि लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अब मुझे स्नीजिंग नहीं होती है, मैं सो लेती हूँ, ये सारी चीजें। और थोड़ी उनकी ओवर थिंकिंग वगैरह इशू था, तो वो सारी चीजों के लिए मैंने उनको बोला सिंपल कुछ नहीं करना है। और मैंने उनको बहुत हल्की दवाओं से मतलब ट्रीटमेंट उनका भी किया, सिर्फ कैस्टर ऑयल दिया था कि भाई अनुलोमन अच्छे से हो जाए, और पंचकोल दिया सिंपल सा, और महातिक्त घृत का पान। अभी कोई उनको बड़ी मेडिसिन नहीं चली, कोई कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से 2 महीने से ऊपर हो चुका। अभी बीच बीच में उनका ऑन ऑफ बंद होता रहता है, जैसे घर में आते हैं लोग तो नहीं बताना कि भाई मैं दवा कुछ खा रही हूँ। तो भी पेशेंट को अब न कोई स्नीजिंग वाली प्रॉब्लम है न कुछ है, और पेशेंट बहुत खुश है। और उनको हाँ मैम साथ में इचिंग उचिंग थी, स्किन में कई सारे डिस्कलरेशन हो गए थे। तो मैंने कहा भाई लोकल में सिर्फ आप महातिक्त घृत लगाओ, और देखेंगे अगर आराम नहीं आएगा तो फिर दूसरे हम घृत आपसे सिद्ध कराएंगे वर्णिगढ़ के। मैंने बोला था, अभी उन्होंने सिद्ध नहीं किया, कि कुछ कुछ जगह ब्लैकिश स्किन हो गई थी। तो स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है और पेशेंट बहुत खुश हैं। मतलब सारी बातों की एक बात यही, संक्षिप्त क्रियायोग निदान परिवर्जनम जो हमारा आयुर्वेद का हेतु है, तो वो मतलब बेसिक साइंस वाला पार्ट जो है, अगर हम उसको पालन कराते हैं, फंडामेंटली अगर हम ठीक रहते हैं, तो मरीज बहुत हल्की चीजों से ठीक हो जाता है, और हमें कोई उसको भारी दवाएं देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ बहुत रिच फैमिली है, और लगता है कि ये है तो वहां पर वही रस औषधियां देनी पड़ती हैं, लेकिन अदरवाइज इतने से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि जी। आपने बहुत अच्छी तरीके से बड़े इफेक्टिव ढंग से इसको प्रेजेंट किया है, और मुझे लगता है कि एक आप ही का लेक्चर रख लेती हूँ कि कुछ केसेस पीपीटी की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है ना। वैसे ही अगर आप कुछ यूं सिस्टमेटिक ढंग से बताते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को वो कहीं ना कहीं
लाभान्वित करेगा, है ना, वो उससे प्रेरित होंगे। तो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। और एक मुझे और आप सभी पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करने का मन कर रहा है कि रजस्वलाचर्या आप अपने पेशेंट्स को बताइए। और मैं चाहती हूँ कि आप में से जो पार्टिसिपेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज कर देंगे कि भाई आई वांट टू शेयर द रिजल्ट ऑफ रजस्वलाचर्या विद इन 4-5 मिनट्स 2-3 मिनट्स, जो भी लेना चाहे, तो मैं समझती हूँ कि वो भी आपके पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी, है ना। तो हाँ जी शशि जी बताइए। हाँ मैम, मैंने आपका सुना था लेक्चर, उसके बाद से मैंने खुद रजस्वला परिचर्या पर 1-2 जगह सेशन लिए। मेरा फेसबुक पर भी मैंने डाला और अभी मैं अपने पेशेंट्स को जरूर बताती हूँ। मैं कई सारे लोग को, क्योंकि मेरे कई सारे मरीज ऐसे रहते हैं जिनसे मैं 1 रुपया फीस भी नहीं लेती हूँ और बहुत गरीब होते हैं, मतलब उनको सोचती हूँ कि 10 रुपए में काम चल जाए। तो मैं ऐसे सारे लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप रजस्वला परिचर्या फॉलो करते हैं तो विद इन 4 to 5 मंथ आपका पीरियड ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू मैम, आपकी वजह से वो चीज मतलब आई और उसकी वजह से फिर मैंने पूरा शास्त्र पलटा और फिर मुझे समझ में भी आया कि रजस्वला परिचर्या में कहाँ-कहाँ लोग क्या-क्या गलतियां कर रहे होते हैं। तो मैं सारे पेशेंट्स को बताती हूँ, जैसे रजस्वला में या पीरियड डिसऑर्डर का एक जो मेरा है वो है, मतलब हर पेशेंट के साथ मैंने देखा है कि मूत्र वेग का जो भी धारण करती है पेशेंट, चाहे हाइजीन पर्पज रहे चाहे उनके दिमाग का कोई भी लॉजिक रहे, उन सारे लोग को पीरियड के इशू होते ही होते हैं। तो मैं कराती हूँ। तो मैम मेरा अभी मैं 8 तारीख के बाद का जो होगा वो मैं सेशन ले सकती हूँ मैम, एक दिन अपने कुछ केसेस शेयर कर सकते हैं। जी बेटा, तैयार रखो। अभी है ना नीट मेरे पास स्पीकर में है ना 2-2.5 महीने एडवांस चलती हूँ बेटा, है ना। ठीक है मैम, ठीक है अगर मैम। बीच में जरूरत पड़ी तो जैसे अचानक कई बार किसी टीचर को कुछ घर में काम आ गया या रिलेटिव्स के संबंधित कुछ काम आ गया, है ना, तो इमरजेंसी हो जाती है ना। मैं बहुत बार इसीलिए वो बात आप सभी से शेयर भी करती हूँ कि आज के इमरजेंसी स्पीकर का विशेष धन्यवाद, है ना। तो आप उस व्यक्ति की समर्पित भावना को ज्यादा समझे, ऐसा मैं सोचती हूँ, है ना, कि इस विश्व में एक सेल दूसरे सेल को जब समझता है ना, मैं भी एक सेल हूँ, आप भी एक सेल है ना। तो एक कोष दूसरे कोष को समझता है, तो मुझे लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसी भावना का रख रखाव हो जाता है ना। तो मैं फिर एक बार व्हाट्सएप पर आप नमस्ते भेजिएगा, मैं एक बार फिर से आपसे बात करती हूँ, है ना। जी मैम, थैंक यू। और सभी पार्टिसिपेंट से, इसमें से कुछ नए बच्चे भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े होंगे, तो मैं एक शब्द में रजस्वलाचर्या फिर से बता देती हूँ कि रजस्वलाचर्या मानी जैसे ही मेंस्ट्रुएशन माहवारी स्टार्ट होती है तब खट्टा तीखा नमकीन नहीं खाना, है ना, यानी सब्जी रोटी दाल छोड़कर घी चावल जौ और दुग्ध, है ना, यानी इन 4 चीजों से कुछ भी बना के हम खा सकते हैं। जैसे घी बुरा चावल, दूध चावल, चावल की खीर, जौ के दलिए की खीर, जौ की रोटी के ऊपर अच्छी तरह घी लगा के दूध के साथ। और मीठे फल ले सकते हैं, मगर फल और दूध इकट्ठा नहीं लेना है, विरुद्ध आहार हो जाता है ना। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुएशन के 3 दिन, 4 या 5 दिन भी करवा सकते हैं, मगर इनिशियली 3 दिन से आप शुरुआत करेंगे, पेशेंट बहुत लाभान्वित होगी। आपके रिलेटिव्स, आपके नोन, आप मेरी तरह टीचर है तो वो लोग, है ना, एक बार कहना शुरू करिए, क्योंकि रजस्वलाचर्या महिला के धातु साम्य को जबरदस्त तरीके से संभालती है। हाँ डॉक्टर शशि जी। हाँ मैम, मेरे को इसमें क्वेश्चन है कि मतलब दाल चावल रोटी सब्जी खाने ही नहीं देना है रजस्वला परिचर्या में? नहीं जी। अच्छा, हाँ मतलब मैंने ये तो बताया है कि ये खा सकते हो, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बंद कराया है। नहीं, मैं जो अपना लिखा हुआ है ना बेटा, मैं जब आज से 26 साल पहले मेरे पहले पेशेंट को जब मैंने एमडी करने के बाद रजस्वलाचर्या बताई, है ना, तब मैंने बड़ी हिम्मत करके ये बात बताई है कि भाई हाउ वी कैन चेंज द फूड फॉर 3 days, है ना, यानी 72 आवर्स, 72 घंटे तक का खाना हम बदल रहे हैं। मगर आप अगर मेरे किसी भी पीजी स्कॉलर को पूछेंगे ना जयपुर के, वो आपको बहुत शान से बताएंगे कि हाँ हम बताते हैं, और एवरी पेशेंट इज रेडी, एवरी पेशेंट। और मैंने आजकल तो और भी, आजकल नहीं काफी समय से ये भी शुरू किया कि ओपीडी में जो 40-50 पेशेंट आते हैं ना, उन सभी को मैं वॉलेंटियर बना के समाज में भेज रही हूँ।
कि प्लीज ये 20 लोगों को बताइए, अपने घर के आसपास, अपने कजन सिस्टर्स, रियल सिस्टर्स, फ्रेंड्स, है ना। एक महिला आराम से 20 लोगों को जानती है। शुरुआत में 10 ही बताया था और सारे पेशेंट्स ने 10 का वादा पूरा किया, तो मैंने 20 कर दिया, है ना। तो और सारे पेशेंट्स जब दूसरी बार फॉलो अप में आते हैं तब मैं पूछती हूँ, मैंने कहा कितने को बताया, कहते 11 को बताया। मैंने कहा 9 को कौन बताएगा फिर। मैंने कहा दोस्ती तो कच्ची है फिर। कहते ना ना मैडम, पक्की दोस्ती, आज घर जाते ही बताऊंगी। और लोग साथ निभा रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, क्योंकि हम दवाई तो बता ही नहीं रहे ना बेटा। घी, दूध, चावल, चावल में लाल चावल या सादा चावल कोई सा भी चलेगा, और जौ यानी बार्ली, ये 4 चीज खाने से अगर तबीयत इतनी अच्छी रहती है, कोई पेन किलर लेना नहीं पड़ता, हॉर्मोन्स बैलेंस में हो जाते हैं, मेंसेस ज्यादा नहीं आता, मेंसेस कम नहीं आता, यानी जिसका कम आता था वो ठीक आना शुरू हो जाता है, बीच में स्टॉप नहीं होता। कई बार ऐसा है ना कि 2 दिन मेंसेस आया, तीसरे दिन स्टॉप, चौथे दिन फिर से शुरू हो गया, है ना। तो ये भी होना बंद हो जाता है। पीसीओडी में बहुत अच्छा रिजल्ट है ना। और आर्तवक्षय में भी है, यानी जो आचार्यों ने लिखा है ना, वही सारी चीज हमें मिल रही है, तो क्यों नहीं हम इसको समाज तक पहुंचाए। डॉक्टर उज्ज्वला, आप कुछ कहना चाहते हैं बेटा? मैम मैंने तो आज बहुत लेट ज्वाइन किया, सॉरी। मुझे यही पूछना था, ये रजस्वला परिचर्या में जहाँ पे संतर्पण जन्य हेतु है, वहां पे हम ये सब घी दूध दे सकते हैं क्या? मुझे वही हाँ पूछना था। बिल्कुल दे सकते हैं। देखो, सबसे पहले है ना, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि चरक के ऊपर पूर्ण विश्वास, है ना, पूर्ण विश्वास कि भाई देखो, अगर चरक को कौन सा जीएसटी लग रहा था, अगर चरक ये नहीं लिख सकते थे कि इफ यू फाइंड आउट संतर्पण जन्य निदान देन यू हैव नॉट टू फॉलो दिस रजस्वलाचर्या बट यू हैव टू फॉलो दिस, है ना, ये मत करिए, ये करिए, इतना ही तो लिखना था। जब इतनी बड़ी संहिता लिख दी, जो युगानुरूप भी है और आज भी प्रासंगिक है, तो कहाँ हमें ऐसा करने की वो थी नहीं। तो मैंने शुरुआत में जब मैं थी तब मैंने देखा था, ऐसे सोचा था कि आर्तवक्षय की चिकित्सा, है ना, कि भाई उसमें क्या बताया है, कुलत्थ, है ना, दधी और उड़द, मत्स्य, है ना, ऐसी चीजें बताई है। तो क्या जिनको आर्तव कम ही आता है उनको रजस्वलाचर्या बताए या नहीं बताए। तो इसका सीधा मतलब मैंने अपने चिंतन मनन से ये निकाला कि जब आर्तव आता है, यानी रजस्वला समय है, तब तो रजस्वलाचर्या ही करनी है। मगर जैसे ही 4th डे ऑफ द साइकिल है, तब से लेके 27 दिन, है ना, हमारे पास है 30 दिन का साइकिल है, तो तब हमें आर्तव क्षय में इंगित किया हुआ, निर्देशित किया हुआ आहार लेना चाहिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा है ना, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि भाई जो शास्त्र ने कहा है उसको पूर्णतः फॉलो करिए, है ना। और हमें जैसे कहते हैं कि हम अनसाइंटिफिक है ना, आयुर्वेदा अनसाइंटिफिक है, तो मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगती। तो क्यों पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स इतने सारे हमारे मिल रहे हैं हमारी औषधों पे, हमारे सिद्धांतों पे, है ना। तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है ये बातें, है ना कभी सुधरेगी, कोई अच्छे लोग आएंगे जो कहेंगे कि दिन को दिन कहना चाहिए, रात को रात कहना चाहिए, है ना। मगर प्रत्येक युग में सभी व्यक्ति के पास इतना डेयरिंग नहीं होता, इतना साहस नहीं होता कि वो सच को सच कह सके। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यदि आस्ति यदन्न सयन्य हास्ति तत्क्वचित, जो चरक ने कहा वो दी बेस्ट फुल एंड फाइनल सत्य है वो, और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। रजस्वलाचर्या मानी, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ तो सब्जी रोटी दाल नहीं खाना है, यानी खट्टा तीखा नमकीन नहीं खाना है। इसकी जगह पे जो आचार्यों ने बताया है वो खाना है। क्या है ना, घी, दूध, सिंपल चावल या लाल चावल, जौ, जौ का दलिया, जौ की रोटी, अच्छा घी लगाकर, है ना, यानी घी बुरा चावल, दूध चावल, चावल की खीर, जौ के दलिए की खीर, जौ की रोटी पे अच्छा घी लगाकर दूध के साथ। और मीठे फल माने आप केला, चीकू, अनार, सेब,
सीताफल, अमरूद, है ना, जो भी मीठे फल है ले सकते हैं, मगर दूध और फल का शेक बनाते हैं, पपीता नहीं, सॉरी, वो बनाना शेक, है ना, चीकू शेक, वो नहीं खाना है, नहीं पीना है ना, क्योंकि वो विरुद्ध आहार हो जाता है। तो इसलिए अलग से फल खा लीजिए, अलग से दूध पी लीजिए, ऐसा चलेगा, है ना, ऐसा दौड़ेगा। तो इस तरीके से हम उसको ले सकते हैं। और आप जो जो भी पेशेंट देख रहे हैं, है ना, पेशेंट को आम्लवात, वात रक्त, ग्रहणी, डायबिटीज या सिरसुल, अम्लपित्त, कुछ भी है, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज मानी 11-12 साल से लेके 50 साल, मानी जिस समय मेंसेस आती है उस समय में है, तो उसमें बताइए प्लीज, है ना। और फिर आप देखिए कि आपका जो रिजल्ट है, मुख्य व्याधि का रिजल्ट, उसको वो जल्दी से प्राप्त करवा देंगे, है ना। जहां आपको तो पता ही है कि लगभग इतना सीवियरिटी होती है, तो 10 दिन तक अभिप्रतिकर खाने के बाद इतना रिजल्ट मिलता है, वो 5 दिन में मिलेगा, वो 6 दिन में मिलेगा, है ना। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने पेशेंट को ज्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि जी, इतने अच्छे अच्छे केसेस को हमारे साथ बांटने के लिए। और मैं बाकी पार्टिसिपेंट से भी निवेदन करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पर, है ना, देना और लेना दोनों है, यानी ज्ञान, है ना, कि भाई हम ज्ञान को यहाँ से लेते हैं। आप उस टीचर के लिए भी कह सकते हैं, है ना, कि अच्छा उस टीचर से ये सुना था मैंने, पेशेंट में ये इसी तरीके से किया और पेशेंट बहुत लाभान्वित हुआ। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार आप सबको बताया था कि जब ये अपनी क्लास ऑफलाइन चलती थी जयपुर वाले घर पर, हेमाद्री भवन पर, तब भी एक बहुत अच्छी बात है जो मैं पहले भी शायद एक बार बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ कि डॉक्टर संतोष कुमार भट्टड़ सर ने बताया था कि हम 4 बजे सुबह उठते ही संहिता पढ़ते थे, और इस तरीके से एक रूम में, जब वो स्टूडेंट थे, है ना, सर स्टूडेंट थे तब, तो ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स ने इसी तरीके से पढ़ाई शुरू की थी, है ना, कि अच्छा मेरे टीचर पढ़ते थे तो मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगा। और देखो बहुत अच्छा ग्रुप बना, और ग्रुप में बहुत अच्छी पढ़ाई हुई, है ना। तो ये मंच इसीलिए है कि जितना खुले हृदय से, अच्छेपन से हमारे स्पीकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो आप भी आगे आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, है ना। और इसमें से कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ मेरे टीचर के साथ ओपीडी में बैठे थे, ऐसे ऐसे हुआ, ये दिया गया, और इस तरीके से रिजल्ट रहा। और रस गुण वीर्य विपाक आप साथ में बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर भुवनेश जी से मैं निवेदन करती हूँ कि आज के स्पीकर का धन्यवाद करिए। हेलो डॉक्टर भुवनेश जी। हेलो डॉक्टर भुवनेश। चलो मुझे लगता है शायद बिजी है, कोई बात नहीं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी, मौलिक सिद्धांत विभाग, मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आप काफी व्यस्त थे, कुछ घर में काम भी था, और हम देख भी रहे थे कि काफी कुछ पीछे से, है ना, नीरव शांति रहती है, इसके बदले कुछ न कुछ ट्रैफिक की आवाज भी आ रही थी, फिर भी उनकी कमिटमेंट थी, उन्होंने इसी समय पे वो शुरू किया, और हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से संहिता में कहे गए उन सारे सिद्धांतों को बांटा, और हिंदी में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी बनाई थी। तो मैं समझती हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में, है ना, क्योंकि लगातार गृहस्थ जीवन में और सर्विस के उसमें कुछ ना कुछ बड़े बड़े काम आते ही रहते हैं, फिर भी उन्होंने किया। और मैं समझती हूँ कि इन सारे एस्पेक्ट को आप सभी अपने चिकित्सकीय रूप में लागू करेंगे, और इससे कहीं ना कहीं लोगों को लाभान्वित, पेशेंट्स को लाभान्वित करेंगे। तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जी डॉक्टर अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपको भी धन्यवाद, मुझे मौका देने के लिए मैम, सौभाग्य से मौका मिलता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भुवनेश जी शायद थोड़े बिजी है, वरना मैं सोच रही थी कि मौलिक ठीक। सिद्धांत विभाग से एक अच्छा आपका धन्यवाद हो जाता।